क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले हम यहाँ लेट आने के लिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बहुत सी मीटिंगें रहती हैं, इसीलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा 85% आबादी को एक माला में पिरोकर हमारे बहुजन समाज को चार बार सत्ता में स्थापित कराने वाले मानवर श्री कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, दीना बाना वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, संत गाडगे जी के चरणों में नमन करते हुए, गंगाराम धानुक जी के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे वो सभी महापुरुष जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान में एक क्षण का भी समय दिया, उन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम मानवर श्री कांशीराम साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सनी गौतम का, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई गौरव कठेरिया जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई देवेश जी का, और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई लालजीत जो कि पड़वापुर के हैं। और मैं अपनी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाने का अवसर दिया। आज हम में उपलक्ष्य हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि मानवर साहब कौन थे। मानवर साहब एक वो मसीहा थे, मानवर श्री कांशीराम साहब एक वो मसीहा थे जिन्होंने हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला लाने का काम किया। जहां हम लोग कभी सत्ता से दूर दूर तक विमुख हुए थे, हमारा कोई सत्ता में नहीं था, ना हमारा कोई विधानसभा में था, ना लोकसभा में था। ऐसे समय में मानवर साहब ने राजनीतिक स्तर में 85% आबादी को इकट्ठा करके, 85% आबादी में SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, 85% आबादी को इकट्ठा करके हमारी बहन मायावती जी को 64% वोटों के साथ पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई। आपको बताते हैं कि मानवर साहब का जीवन संघर्ष में रहा। इतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया होगा और शायद ही आगे भविष्य में कोई कभी कर पाएगा। आपको बताते हैं कि हमारे समाज में गद्दारों की संख्या आज भी बहुत है और पहले भी बहुत थी। ऐसा नहीं है कि गद्दार आज ही हैं, मानवर साहब के समय भी गद्दारों की संख्या बहुत थी। आपको बताते हैं कि हमारे देश में हम लोग बहुत जल्द प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन मानवर श्री कांशीराम साहब ने 100 लोगों की टीम बनाई। जैसे हमारे ये भीम आर्मी के साथी खड़े हैं, भरोसेमंद होते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपनी 100 लोगों की टीम बनाई और कहा कि आप बहुजनों को सत्ता में स्थापित कराइए। तो 100 में से 98 लोगों को कांग्रेस ने खरीद लिया पैसों से। 100 में से 98 लोगों को 100 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस ने खरीद लिया। अब बताइए, जब 100 में से 98 लोग चले जाएंगे तो बचेंगे तो 2 लोग, और 2 लोगों से सत्ता आ सकती है? नहीं आ सकती। जब 100 लोग थे, 100 में से 98 लोगों ने गद्दारी कर दी, 2 लोगों से सत्ता आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो मानवर साहब ने क्या किया, उनका दिल हताश हो गया, उन्होंने फांसी लगाने का प्रयास किया। जब वो फांसी लगाने के लिए गए तो जो 2 लोग थे उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके दरवाजा तोड़ा और उनको बुलाया कि साहब आपके साथ हम हैं। तब से मानवर साहब ने साइकिलों से यात्रा की, गांव-गांव, घर-घर गए और हमारी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हालांकि सरकार बनने से 1 साल पहले 2006 में मानवर हमारी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा हुआ जैसे सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब से मानवर साहब गए हमारे बहुजन समाज पर एक ऐसा ग्रहण लगा, तब से लगातार हम लोग सत्ता से दूर होते गए। तब से हम लोग ना मुख्यमंत्री बनने का सपना देख पाए, ना प्रधानमंत्री बनने का सपना देख पाए। उन्होंने 85% समाज को एक करने का प्रयास किया और 64% वोटों के साथ जिनको सत्ता दिलाई, वही उनके मिशन से भटक गई।
मानवर साहब ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि बहुजन समाज ही एक ऐसा समाज था उस वक्त जो पीड़ित था, शोषित था। 100 में 90 शोषित, 100 में 90 शोषित। अब शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। हमारे मानवर साहब ने कहा था कि सबसे पहले हमारे 85% लोगों को ताकत मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी होंगी, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास 100-200 बीघा जमीन हो। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके खाते में 2-4 करोड़ रुपए पड़े हो। कोई नहीं होगा जिसका लड़का या घर के कोई विदेश में पढ़ने जा रहा हो, अच्छी शिक्षा ले रहा हो। लेकिन मानवर साहब अगर होते तो ये संभव था। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन 2006 में मानवर साहब की मृत्यु हो गई थी और 2007 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी। बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो मानवर साहब का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको बदल के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कर दिया। तो जो लोग बाहर बैठ के घात लगाते थे, अब उन्हें अंदर बैठकर मजबूरी मिल गई, ताकत मिल गई ताकि वो हमारी पार्टी को खत्म कर सके। तब से लगातार हमारी बसपा कमजोर होती गई, हमारे लोगों पर दिन रात अत्याचार होते गए, हमारी माँ बहन के साथ बलात्कार होता गया, हमारे भाई मारे जाते रहे, थानों में कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती थी। तब हमारे चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया। ये भीम आर्मी बसपा के लिए काम कर रही थी पहले। जितने बड़े बुजुर्ग होंगे वो सभी जानते हैं कि भीम आर्मी सिर्फ बसपा के लिए काम कर रही थी। लेकिन जब चंद्रशेखर भैया जेल गए तो उनको कोई देखने तक नहीं गया। तब मजबूरी में उन्हें आजाद समाज पार्टी बनाने का निर्णय लिया। आजाद समाज पार्टी बनाने का उद्देश्य यही था कि मानवर साहब के बचे हुए सपने को पूरा करना है। लेकिन मानवर साहब का सपना सिर्फ बातों से तो पूरा हो नहीं सकता है, हम यहाँ भाषण देंगे इससे भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग 6000 से अधिक जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग 6000 से अधिक जातियों में बटे हुए हो, इसलिए हम लोग कभी इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हो। और हो क्या रहा है कि इतनी जातियां बट गई हैं कि एक दूसरे पर अत्याचार होता है तो एक दूसरे लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि उस पर मार पड़ रही है तो मेरा नंबर नहीं आएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसकी बारी थी तो आप चुप थे, उनकी बारी थी तो आप चुप थे। आज मेरा नंबर आया है, कल बारी आपकी भी होगी, कल बारी आपकी भी होगी, आप भी मारे जाओगे। क्लियर है, बिल्कुल 100% मारे जाओगे, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोग लगातार मारे जाओगे। आज हम लोग बाबा साहब को सिर्फ 14 अप्रैल के दिन पूजते हैं। 14 अप्रैल के दिन हर गांव हर गली में सिर्फ बाबा साहब दिखाई देते हैं। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही दूसरा दिन होता है तुरंत हम लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। तो हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा से दूर करते जा रहे हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रोजगार का साधन नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अच्छी जगह हम लोग की शिक्षा के लिए पहुंचना चाहिए, वो वहां नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग शिक्षित भी नहीं हो पाते, जब शिक्षित नहीं हो तो संगठित भी नहीं हो पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई एक दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है, भाई भाई एक दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है, तो समाज कैसे संगठित हो जाएगी। आज हम लोगों को संगठित होकर सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए था, तो हम लोग संघर्ष आपस में कर रहे हैं। भाई भाई संघर्ष कर रहा है कि कहीं देखो उसने एक बित्त हमारे जमीन तो ज्यादा तो नहीं ले लिए, घर में देखो कहीं एक हाथ हमारे इधर ज्यादा तो नहीं आ रही है। संघर्ष इस बात में हो रहा है, आज देवरानी जेठानी में संघर्ष हो रहा है, लेकिन संघर्ष जिसके लिए होना चाहिए था वो संघर्ष नहीं हो रहा है। आपको बता दें, हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ, आप लोगों के साथ तो हद ही हो गई हर चीज।
महिलाएं चाहे किसी भी समाज की हो, चाहे सवर्ण समाज की हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था कि शादी करो और संसाधन पूरे करो, उसके बाद फेंक दो। जैसे नहीं टिश्यू पेपर होता है, मुंह पेच को तुरंत उसको फेंक दो। आज हमारी बहनें पायलट बनी हुई हैं, ड्राइवर बनी हुई हैं, डीएम बनी हुई हैं, कलेक्टर बनी हुई हैं, पुलिस में भर्ती हैं। ये सब किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता और आप लोगों को सिर्फ एक ही काम दिया जाता कि जाओ चूल्हा चौका करो, उसके बाद शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। आज हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका एक कर्जदार हैं बाबा साहब के हम सभी लोग। और मैं अपनी माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उस कर्जे को उतारने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक ऋण है तो उसे उतारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और मानवर साहब, बाबा साहब, यहाँ तक कि चंद्रशेखर भैया ने हम सबके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का हर एक सिपाही आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है और आप लोगों का जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दीजिए और अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि आराम से बच्चा पैदा हो गया, उसको बड़ा कर लो, खिलाओ पिलाओ, फिर मर जाओ। ये जो जिंदगी होती है वो जानवरों वाली होती है। जानवर भी वही करते हैं, खा पी के मर जाओ, दफना दिए जाते हैं। तो जानवरों और हम में फर्क क्या होना चाहिए? हम में और हमारे जानवरों में क्या फर्क होना चाहिए? हम लोग जब तक समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे, तब लोग याद करेंगे। आज हम लोग मानवर श्री कांशीराम साहब की जयंती यहाँ मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो आप लोगों की तरह होते, हमारी तरह होते, तो क्या हम उनको याद करते? आज नहीं याद करते। अपने भूतकाल, मतलब जो हमसे गुजर गया समय है, उसको हमेशा पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसको हमेशा जानने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हमारे अतीत में गुजर गया है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो हो सकता है वो हमारे भविष्य में भी ऐसा हो। क्योंकि हम लोगों पर इतने अत्याचार हुए हैं, अगर हम लोग अभी से एक्टिव नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो हो सकता है कि दोबारा वो स्थिति फिर आ जाए। हमारी माताओं बहनों ने मूलाकर के बारे में सुना है? मूलाकर के बारे में कोई जानता है? आप लोग मूलाकर के बारे में जानते हैं कोई? मूलाकर आपको बताते हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, माताएं बहनें, उनको कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, मतलब अर्धनग्न। अगर कमर के ऊपर हम लोग वस्त्र पहनते हैं ढकने के लिए, तो उनको कर देना पड़ता है। और कर कितना? स्तन टैक्स जिसको बोलते हैं, स्तन के हिसाब से कि कौन, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि उन लोगों ने हमारी माताओं बहनों को एकदम आधा नंगा रखा। आप समझिए कि अगर आपको अपने तन ढकना है तो उन्हें उनका टैक्स देना पड़ेगा उसके बराबर। तो हमारी एक बहन थी, उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया और उन्होंने अपना स्तन ढका और ना टैक्स दिया, टैक्स भी नहीं दिया। तो जब सामंतियों को पता लगा कि वो लड़की जो है ऐसे घूम रही है, उसने अपना तन ढका हुआ है, तो उसने गुंडे भेजे उसको पकड़वाने के लिए। उस लड़की को पकड़वाने के लिए गुंडे भेजे और उसको जो कपड़े पहने थे उसको खींच लिया। बेचारी अपने स्तनों पर दोनों पर हाथ रखे हुए भागकर अपने घर में गई। जब उनके पतियों ने, उनके भाइयों ने उनका विरोध किया, तो उन वनवादी गुंडों ने उनके भाइयों को बहुत मारा, उनके पतियों को बहुत मारा। बेचारी शर्म के मारे अंदर घुस गई, बाहर नहीं निकली। अब उनसे कहा कि अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अब पति के डर से कि पति भाई ना मार दिए जाएं, बेचारी टैक्स देने के लिए तैयार हुई। तो टैक्स कैसे दिया हमारी उस बहन ने कि अपने स्तन काट के केले के पत्ते पे रखकर उसको देने गई। अब स्तन कट जाने से संक्रमण फैला, बेचारी मर गई। जब पहली बार वो ऐसी घटना थी, पहले एक पत्नी के साथ उसका पति शहीद हुआ।
एक पत्नी के साथ उसका पति शहीद हुआ, पहली बार ऐसी घटना थी। बेचारा पति और पत्नी के साथ जिंदा पति शहीद हो गया। उस घटना के बाद लोगों में इतना दोष व्याप्त हुआ, इतना रोष व्याप्त हुआ कि इतना घनिष्ठ तरीके से विद्रोह हुआ कि फिर इस प्रथा को खत्म करना पड़ा। आपको यही मैं बताना चाहता हूँ मेरी बहनों, मेरी माताओं बहनों, कि आप लोगों की लड़ाई बहुत संघर्षमयी रही है, बहुत कठिन रही है। हमारी माताओं बहनों के साथ इतना प्रताड़ना हुई है। छुआछूत के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमें लगता है छूत विचार तो अभी भी सब लोगों के साथ होता होगा। होता है कि नहीं होता है? अभी भी होता है। क्या आज समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझा जाता है? नहीं समझा जाता, हर जगह नहीं समझा जाता है। जबकि आज तो हमारे पास संविधान है, आज तो हमारे पास संविधान है, कानून की ताकत है, फिर भी हमारी माताओं बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और ये अत्याचार कब बंद होंगे? जब हम लोग जागरूक होंगे। आप लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा, टीवी वगैरह देखते होगे, कभी भगत सिंह पिक्चर वगैरह देखी होगी, तो वो लोग कहते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो बाबा साहब जो थे हमारे, बाबा साहब जो हमारे थे, तो यहाँ पहले ब्रिटिश शासन था, यहाँ पर पहले ब्रिटिश शासन था। तो बाबा साहब ने देखा और शिकायत की, साहब ने शिकायत की कि हमारे यहाँ एक तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों का गुलाम पूरा देश, और हम लोग गुलामों के भी गुलाम। मतलब एक तो अंग्रेजों के गुलाम और हम लोग मनवादियों के गुलाम, मतलब हम लोग गुलामों के गुलाम। तो बाबा साहब ने सोचा कि अंग्रेज तो अगर देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा समाज तो फिर से गुलाम रह जाएगा। तो उन्होंने शिकायत की। तो जांच करने के लिए साइमन कमीशन यहाँ आए। साइमन कमीशन देखने के लिए आए कि एससी वालों के साथ छुआछूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब साइमन यहाँ आए तो बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? ताकि हमारे लोगों को उनके अधिकार ना मिल पाए। बाबा साहब ने कहा कि ये कैसा देश है जहाँ एक पक्ष के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और दूसरे तरफ लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मनुवादी लोग थे, पैसे वाले थे वो लोग, हमारे लोगों को खरीद लिया, हमारे भाइयों हमारी बहनों को खरीदा और कहा कि जब वो पूछें कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है तो कह देना कि नहीं हो रहा है। तो साइमन कमीशन आया तो उस वक्त ये गांधी एंड कंपनी, जो गांधी जी थे, इन्होंने हमें हरिजन शब्द दिया था, गाली एक जो थी। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो हम तो दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं, ये लोग हमारे दलित समाज के लोग ऐसे ही अब खाना अपने घर से बनवा के लाएंगे, उनके घर पे खा रहे थे, ताकि साइमन कमीशन को ये भरोसा हो जाए कि ये लोग दलितों के साथ छुआछूत वगैरह नहीं करते हैं। तो बाबा साहब बड़े परेशान हो गए कि अब कैसे बात चलेगी। तो एक महिला आ रही थी सर पे कंडे लेकर, तो उनसे पूछा कि आपके साथ अत्याचार होता है? उसने कह दिया नहीं होता है, सब लोग बहुत बढ़िया है। तो बाबा साहब ने ऐसा कहा कि ऐसा करो, लोटा लो और कुएं से पानी भर के लेके आओ। बाबा साहब ने कहा कि जाओ कुएं से पानी भर के लेके आओ। तुरंत वो अम्मा ने कहा करो कि फेंक दो डलैया, और कही कि भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो ठाकुर साहब हमें जान से मार देंगे। मतलब हम लोग पानी नहीं छू सकते थे। पोल खुल गई सामने और देखा क्या, उसी पानी में कुत्ता तैर रहा था, कुत्ता उसमें पेशाब भी करेगा। मतलब वहाँ कुत्ता पानी में पी सकता था, एक कुत्ता पानी में नहा रहा है, कुत्ता पानी में पी सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को उस पानी को छूने का अधिकार नहीं था। बात सामने खुल गई। तब बड़ा जोर जोर से प्रदर्शन हुआ कि साइमन यहाँ से वापस चला जाए। फिर उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में सारे देशों की टीम थी,